देखिए, वी विल बी डिस्कसिंग द डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो मॉक टेस्ट पेपर है अक्टूबर 2020 यानी नवंबर 2020 एग्जाम्स का, जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज किया आज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एलपीजी पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एलपीजी, अ पार्टनरशिप फर्म is engaged in the business of manufacturing of garments. LPG एक पार्टनरशिप फर्म है, वो engaged in the business of manufacturing of garments and it furnishes the following data for the year ended 31/3/20. ये डेटा दे रहे हैं year ended 31/3/20 का। Gross turnover is there, it is 2 crore and 55 lakhs. Expenses 2 crore 36 lakhs. Interest to partners 5,40,000, including 1,20,000 paid to Gopal for loan given by Gopal HUF. तो अब अपने पहले पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप फर्म के असेसमेंट में कि अगर कोई इंटरेस्ट जो पार्टनर को दिया जा रहा है, ठीक है, अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, लोन देता है, तो वो डिसअलाउंस के एम्बिट में आएगा। अब यहाँ इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गोपाल HUF ने क्या है, ये दिया है लोन। अब पार्टनर की बात करेंगे तो देखेंगे कि भाई पार्टनर किस कैपेसिटी में है। तो अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर है और HUF ने लोन दिया है तो वो डिसअलाउंस 40B के डिसअलाउंस में नहीं आएगा। देन सैलरी टू पार्टनर्स है जय, गोपाल और माधव, ये पार्टनर्स को इन्होंने सैलरी दी है और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। देन द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 फर्म हैज इनकर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 3 lakhs, फर्म को 3 लाख का बिजनेस लॉस हुआ है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है 1,50,000 रुपये। Then on 1/4/2019, Mr. Jayesh, a partner, died and is legal heir Mr. Jay got admitted on the same day. एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसका जो लीगल हेयर है जे, उसको एडमिट कर लिया आपने सेम डे को, उसको सेम डे को आपने क्या है, एडमिट कर लिया। उसके अलावा अनदर पार्टनर मिस्टर राज ऑल्सो रिटायर्ड ऑन द सेम डेट। तो अपन ने सेक्शन 78 पढ़ा है। अब 78 के सबसेक्शन 1 में ये बोल रखा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो शेयर है रिलेटिंग टू द रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर इन द लॉसेस, जो लॉसेस का शेयर आ रहा है फर्म में उस पार्टनर का, रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर का, वो फर्म विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड द सेम। फर्म उसको क्या है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। सो मच ऑफ द लॉस एज इट रिलेट्स टू द शेयर ऑफ द रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर एज इट एक्सीड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, द फर्म विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू व्हाट, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द सेम। अब यहां पे जयेश की डेथ हो गई और जयेश की डेथ होने के बाद उसके जो लीगल हेयर है जय, उसको क्या है, एडमिट कर लिया, उसकी जगह पे जय को एडमिट कर लिया। इंटेंशन 78 का ये था कि भाई अगर उस पार्टनर का जो लॉस होता है रिटायर्ड पार्टनर का, तो फर्म कैन नॉट टेक व्हाट, एन अनड्यू एडवांटेज, और वो लॉस ड्रॉप हो जाता है। इसी हिसाब से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसकी जगह कोई उसी क्या लीगल हेयर को अगर अपन नहीं लेके आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसका लॉस भी क्या है, ड्रॉप हो रहा है। दूसरा आप देखिए, मिस्टर माधव इज नॉट एक्टिवली engaged in conducting the affairs of the business of the firm, while Jay and Gopal are actively engaged in conducting the affairs of the business. तो अब माधव एक्टिवली एंगेज ही नहीं है, माधव क्या है, एक्टिवली एंगेज नहीं है। तो जो भी रेम्यूनरेशन माधव को दिया जाएगा, नॉन वर्किंग पार्टनर हो गया ये, माधव नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो उसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा।
और जो जय और गोपाल को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो 40B की सीलिंग लिमिट्स के अनुसार क्या है, अलाउ होगा ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स 90% और 150 विच आर मोर, नेक्स्ट से बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60%। फिर देखिए इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर फर्स्ट टाइम on partners capital was paid on 1/7/2019. This clause for the same was however entered in the partnership deed on 1/1/2020. तो अब जो interest which relates to a period prior to the date of partnership deed unless authorized by the earlier deed, वो क्या हो जाता है, वो डिसअलाउ होता है। तो एक तो ये जो 1/7/2019 से लेके आपको 31/12/2019 तक का जो इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को, वो तो डिसअलाउ होएगा ही होएगा। उसके अलावा जो रिमेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट है 1/1/2020 से 31/3/2020 तक, वो इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद और इंफॉर्मेशन दे रखी है, गोपाल relinquished his title in the land in the name of LPG for a consideration of 18 lakhs which was duly recorded in the books of accounts of LPG on 31st of 10/2019। अब गोपाल ने अपना कोई टाइटल relinquish किया है लैंड में इन फेवर ऑफ फर्म, तो अब ये फर्म बेसिकली गोपाल को प्रॉफिट शेयर मिल रहा है बिकॉज गोपाल इज अ पार्टनर, तो उसको फर्म के नाम में वो क्या है, लैंड लेके आया एक तरह से एज इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अब जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ फर्म, गोपाल के लिए क्या है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन दैट डेट 20 लाख है, तो अब ये कह सकते हैं जो फर्म है, फर्म को तो पार्टनर ने अगर कोई एसेट लेके आ रहा है फर्म में, तो फिर उस केस के अंदर उसको कंसिडरेशन मिल रहा है उसका प्रॉफिट शेयर, फर्म में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका शेयर है। तो इस तरह से 56(2)(10) के प्रोविजन एक तरह से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, टैक्सेबिलिटी फर्म के एंड में इस केस में अराइज नहीं हो रही है। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एक तरह से जब अगर आगे बेचते हैं तो दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सच अ केस। अब ये देखिए पहला अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला ये बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट एक्सपेंस विद द फर्म कैन क्लेम एज डिडक्शन इन AY 2021। तो अभी पहला ये बोला कि कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस का हम डिडक्शन क्लेम करेंगे इन AY 2021। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 5,40,000 दे रखा है। उसमें से ये 1,20,000 तो अलाउ होगा ही होगा, 1,20,000 तो ये दे रखा है गोपाल HUF को, इट इज नॉट गिवन टू पार्टनर। एज सच यहां सीलिंग लिमिट वाली कोई बात एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अलाउ हो जाएगा। अब बाकी बच गया इंटरेस्ट, रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना है, रिमेनिंग इंटरेस्ट हो गया आपका 5,40,000 में से 1,20,000 घटाइए, 5,40,000 माइनस 1,20,000, रिमेनिंग इंटरेस्ट इज 4,20,000। ये पार्टनर्स को दिया है, बट फॉर द पीरियड विच इट रिलेट्स प्रायर टू द पार्टनरशिप डीड, ये कितने पीरियड का इंटरेस्ट है, ये अपने कितने पीरियड का इंटरेस्ट है, देखिए ये दे रखा है यहां से जुलाई से, तो ये अप्रैल मई जून को छोड़ दिए जुलाई से, यानी 9 महीने का ये इंटरेस्ट है। और कितने पीरियड का अलाउ होएगा, यानी जनवरी फरवरी और मार्च का ही अलाउ होएगा, 3 महीने का अलाउ होएगा। तो अब यहाँ 4,20,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, ये आ जाता है 1,40,000 रुपये, 1,40,000। पर ये किस रेट से दिया है, 16% से दिया है। ये 3 महीने का भी 16% से दिया है,
तो 12% से कितना अलाउ, 12% तक ही अलाउ होएगा। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 12%, तो 1,05,000 ही हो गया। तो ये अलावेबल इंटरेस्ट हो गया कितना, 1,05,000। अलावेबल इंटरेस्ट ये हो गया 1,05,000 जो पार्टनर्स को है, 1,05,000 जो पार्टनर्स को है। उसके अलावा जो गोपाल एचयूएफ को है वो कितना है, 1,20। तो यहां पे जो टोटल अलावेबल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट जो अलाउ होएगा 2,25,000 क्या हो जाएगा, ये अलावेबल इंटरेस्ट रहेगा। तो वॉट एवर इंटरेस्ट रिलेट्स टू अ पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड अनलेस ऑथराइज बाय द अर्लियर पार्टनरशिप डीड, दैट इज बेसिकली डिसअलाउड। उसके अलावा जो इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम हम देते हैं, जो अलावेबल इंटरेस्ट में भी विच इज रिलेट्स आफ्टर द डीड, 12% पर एनम तक ही क्या है, अलाउ किया जाएगा। अब देखिए ये कह रहे हैं बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। तो जो 78 के प्रोविजंस हैं, 78(1) के प्रोविजंस, वो बेसिकली क्या है, आप देखिए अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी क्या है, डेथ हो रही है, ठीक है, तो फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड सो मच ऑफ द लॉस एज इट रिलेट्स टू व्हाट, शेयर ऑफ रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर। अब बात यह आ रही है कि देखिए इंटेंशन 78(2) का ये 78(1) का ये है कि जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं फर्म उनके लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाए। ये सिर्फ बिजनेस लॉस पे अप्लाई हो रहा है, मतलब लॉस जो बिजनेस में अकर हो रहे हैं, चाहे वो ये लॉस हो या कैपिटल गेन्स का लॉस हो, इन पे ये अप्लाई हो रहा है, उस प्रॉपर्टी का लॉस हो, परंतु इट डज नॉट अप्लाई टू 78(1) डज नॉट अप्लाई टू व्हाट, लॉसेस पे अप्लाई हो रहा है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो फर्म कैरी फॉरवर्ड करेगी। अब यहां पे बात आती है कि देखो जो एक पार्टनर जिसकी डेथ हुई, अगर उसकी जगह उसका लीगल एयर एडमिट नहीं हो रहा है तब तो उसका लॉस ड्रॉप होना तय था। अब यहां एक कंट्रोवर्सी ये है कि उस पार्टनर का लीगल एयर एडमिट हो गया, तो एक तरह से उसकी जगह उसने ले ली। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रिजम्पशन ये लेके चलता है कि उसका ये पार्टनर जो उसकी डेथ हुई है, उसका लीगल ईयर एडमिट हुआ है, तो इसलिए उस एक्सटेंट तक का लॉस फर्म को क्या है, बेनिफिट मिल जाए और वो ड्रॉप नहीं हो। तो अब हमारे फर्म के नुकसान कितने थे, 3 लाख का नुकसान था और 4 पार्टनर थे उस समय, 4 पार्टनर थे जिसमें से कौन रिटायर हो गया, पार्टनर रिटायर हो गया है राज। तो एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो ये तो तय है कि इससे जो रिलेटेड लॉस है वो तो ड्रॉप होना तय है। बाकी दूसरे के रिलेशन में अपन ये ले रहे हैं कि भाई उसमें फर्म ने उसके बेटे को ले लिया इसलिए उसका लॉस ड्रॉप नहीं हो, इंस्टीट्यूट भी यही अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो इसलिए अब यहां पे उसका 75,000 रुपए का नुकसान तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। बाकी जो कैरी फॉरवर्ड होएगा वो नुकसान वो कितना हो जाएगा, 2,25,000 रुपए। और जो दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसमें तो कोई ड्रॉप होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सच, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इंस्टीट्यूट की अप्रोच ये है, अगर नया पार्टनर एडमिट ही नहीं होता उस केस के अंदर, मतलब उसकी जगह लीगल एयर्स नहीं आते, तो हो सकता है पूरा का पूरा आधा नुकसान फर्म का क्या हो जाता, ड्रॉप हो जाता। तो यहाँ पे ये अप्रोच लिए इन्होंने। तो ये 2,25,000 और 1,50,000 का जो लॉस है वो फर्म विल बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। Then they ask you what would be the total income of firm for assessment year 2021। अब ये टोटल इनकम फर्म की मांग रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर।
क्या टोटल इनकम रहेगी फर्म की। तो देखिए हमारे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है अपने, ये आ रहा है 4,04,72,000। जो अपन ने इंटरेस्ट दिया है, एड इंटरेस्ट 540 का तो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, और अलावेबल इंटरेस्ट अभी अपन ने निकाला था, ये अलावेबल इंटरेस्ट था 2,25,000 माइनस 2,25, ठीक है। उसके अलावा बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं भैया हम, तो जो रेम्यूनरेशन दिया है किसको, नॉन वर्किंग पार्टनर, वो तो डिसअलाउ होना ही होना है। रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर कौन है इसमें, माधव का, तो 16,000 इंटू 12, ये माधव का डिसअलाउ होना ही है, ये माधव का 16,000 इंटू 12, 16,000 इंटू 12, 1,92,000, ये डिसअलाउ होगा। उसके अलावा ये तो नॉन वर्किंग है इसलिए डिसअलाउ हो रहा है, और वर्किंग पार्टनर के रेम्यूनरेशन अलग से सीलिंग लिमिट 40B के लिए हम देखेंगे। अभी यहाँ कितने दे दिए वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन, देखिए 58,000 दे रखा है इंटू 12, 6,96,000, 6,96,000 दे रखा है, ठीक है। तो ये एडबैक हो गया, तो ये अभी अपने आ गए अमाउंट 4,72,000 प्लस 5,40,000 माइनस 2,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 6,96,000, ये एज पर डीड आ रहा है। 16,75,000 ये आ रहे हैं हमारे। अब 32(2) में जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है उसका बेनिफिट मिलेगा, वो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है 150। एक बार सेट ऑफ करें तो ये कितने हो गए, बुक प्रॉफिट्स माइनस 1,50,000 इसमें से कर दिए, ये बुक प्रॉफिट आ गए आपके, कितने आ गए बुक प्रॉफिट्स, 16,75,000 माइनस 1,50,000, 15,25। इसमें से अलावेबल रेम्यूनरेशन निकालेंगे तो पहले 3 लाख का तो हो जाएगा 270, और बैलेंस हो गए कितने, माइनस 3 लाख करेंगे इंटू 60%, 735। तो ये डीड से भी ज़्यादा आ रहा है, डीड में तो हमारा 696 ही है, तो 15 लाख और 25,000 रुपये आ रहे हैं हमारे। उसमें से अलावेबल रेम्यूनरेशन लेस हो जाएगा 6,96,000, 6 लाख और ये नुकसान क्या है, लेस हो जाएगा, मतलब रेम्यूनरेशन लेस हो जाएगा 15,25 माइनस 696, ये अलाउ हो गया 8,29,000। उसके अलावा जो बिजनेस लॉस है वो लेस कर दिया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 2,25,000 जब ये अपन ने देखा ऊपर, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी इफेक्ट हो गया इसका, तो अब ये एक तरह से 829 में से 225 ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस लेस हो जाएगा, तो फर्म की इनकम आ जाएगी 6,04,000 रुपये। तो यहाँ पे फर्म की इनकम आ रही है 6,04,000 रुपये। अब ये 56(2)(10) के प्रोविजन हम ये मान रहे हैं कि क्योंकि फर्म ने पार्टनर से असेट लिया है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन दिया है, इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। फिर ये आगे कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इन हैंड्स ऑफ एलपीजी अज्यूमिंग द लैंड एक्वायर्ड फ्रॉम गोपाल वाज सोल्ड फॉर 25 lakhs। तो 25 लाख पे बेचा है टू मिस्टर जैक, फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है 28 लाख रिस्पेक्टिवली। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे अपन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो है कितनी, 28 लाख, और जितने में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्शन का पार्ट बनेगी, जितने की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 20 लाख रुपए वो कॉस्ट ऑफ एक्शन है, और 8 लाख रुपए का एक तरह से ये क्या हो जाएगा,
कैपिटल गेन्स हो जाएगा। प्रिजम्पशन यही लेके चल रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कॉस्ट मानेंगे और 56(2)(10) के प्रोविजन इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे क्योंकि फर्म ने एक तरह से कंसिडरेशन दिया है पार्टनर को इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। सो दिस वाज अ क्वेश्चन जहाँ कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं। हालांकि एक तो ये जो 78(1) के रिलेशन में बात आ रही है कि भाई डिसीज पार्टनर का नुकसान क्या है, ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि उसका बेटे को यहाँ एडमिट कर लिया है, तो इस कारण से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। MCS प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी engaged in services of consultancy and business advisory. It provides various services like financial management, project advisory, business mergers, business valuations. During the financial year 1920, it provided various services and total revenue and gross receipts amounted to 70 crores. 70 crores is a receipt. The first year of their operation and company thinks it has faltered in various compliances. Moreover, during the year it has received loans in cash from various vendors due to some business exigency. So it has received what? Cash loans. एक 25 लाख रुपए का कैश लोन अवेल किया है उन्होंने मिस्टर ए से ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2019। फिर 21,000 का अवेल किया है बी से ऑन 15th मई 2019 और 11,000 रुपए का अवेल किया है सी से ऑन 15 जून 2019। ठीक है, ये लोन्स की बात कर रहे हैं। ये लोन्स इन्होंने क्या है अवेल किए हैं। देन इट हैज रीपेड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज लोन रीपेमेंट्स। 8,000 टू मिस्टर ए इन कैश, 2,50,000 टू मिस्टर ए थ्रू अकाउंट पे चेक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट पे चेक से किया है। 21,000 टू मिस्टर ए थ्रू RTGS, यहाँ भी कोई दिक्कत, इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। और 15,000 रुपए ये किया है क्रॉस चेक से। तो यहाँ दो जगह प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यही क्या है आपके अलाउड है। अब ये कह रहा है MCS has also received an amount of 2 lakhs for services rendered to Mr. श्याम through a bearer check. तो यहाँ 2 लाख रुपए की सर्विसेज रेंडर की और बियरर चेक से पैसा ले लिया। कैश रिसीव किया है मिस्टर अंकित से 90,000 रुपए और ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी उनके बारे में पता नहीं उनको। तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी विच MCS लिमिटेड विल हैव टू बियर on availing loan in cash from various vendors. तो ये 269 SS के प्रोविजंस क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन केस इफ द assessee takes a loan, otherwise then through an account pay check or say account pay bank draft or use of electronic clearing system or other electronic mode, and the amount of loan is what 20,000 rupees or more. In that particular circumstance, whatever amount of loan or deposit or specified sum he has taken that equal to that penalty is levied under section 271D. So here he has taken 25 lakhs, then 21,000. These two contraventions has been occurred by him. So here in this particular circumstance penalty will be levied amounting rupees what 25 lakhs and 21,000 under section 271D on account of contravention of 269 SS. Then further they are asking what is the amount of penalty leviable on repayment of loan. So here 269T provides for the same, that in case if we are repaying the loan, the same has been repaid otherwise then through say account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system or other electronic mode, then in that particular circumstance if the amount so paid is 20,000 rupees or more, then equal to the amount so paid, penalty will be levied under section 271E. Here it is what 8,000 plus 15,000. So here
23,000 penalty will be what? Levied. And the same will be levied under section 271E. So answer here will be what? Answer will be A in such a case. That is penalty of rupees 23,000 under section 271E. Then has MCS Private Limited violated provisions of Income Tax Act while receiving payment from Mr. Shyam and Mr. Akhil? Now in relation to Shyam, 269 ST provides that you cannot receive, say, otherwise than by way of, say, account pay check or, say, account pay bank draft or use of electronic clearing system, okay, or other electronic mode from any person in a day, or say in respect of a single transaction or in respect of transactions to one event or occasion. Otherwise than by way of, say, these mechanisms here, if you take the amount and that is 2 lakh rupees or more, there is a violation of the provisions of section 269 ST. So here it's violation of 269 ST in case of one person, he is whom he has provided services. Right? For Shyam, there is a violation and not for Mr. Ankit. So the answer here is what? Yes, the contravention of ST is in receiving payment from Shyam, penalty of 2 lakh under 271 DA, no contravention for Mr. Akhil. Yes, contravention under 269 ST in receiving payment from Shyam and Akhil, this is not correct. Yes, contravention of SU in receiving payment from Mr. Shyam and penalty of 2 lakhs is attracted under 271 DB here. Then here they are saying no violation of the receiving the payment. So basically here the answer is what? A in this case. They have contravention of 269 ST in this particular case. Then what is the time limit for filing audit tax audit report for assessment year 2021? So we have to answer as per the provisions of assessment year 2021 only. As per the Finance Number 2 Act 2019, the due date is 30th of the September. Okay, of the relevant assessment year, and the amount of penalty which could be levied. So here is 0.5% of the turnover or rupees 1,50,000, say whichever is less. So here the penalty will be 0.5% of turnover. Turnover is 70 crores. That works out to be 35 lakhs or 150, whichever is less. So the answer here will be what? He will be liable to a penalty of rupees 1,50,000 under section 271B, and the audit report is to be filed up to 30th of September 2020. So this was one question which was containing the provisions of penalties also, 269 SS, 269T, 269 ST. Now next question is, Mr. B is holding 5% units in investment fund, 10% units in REIT, that is real estate investment trust, and 7.5% units in securitization trust, and these units have been held for more than 15 months. And the following incomes were earned during the previous year 1920. That is rental income from owned assets in case of REIT. So here the same is exempt in hands of REIT, but it is taxable in hands of the investor. Same is what? Taxable in hands of the investor here, whatever is the rental income from directly owned assets. Then interest income from special purpose vehicle, here the same is given pass-through status, exempt in hands of REIT or business trust, but it is taxable in hands of the unit holder. Okay. Then about the alternate investment fund, profits from business, the same is taxable in hands of the investment fund and exempt in hands of unit holder. Other income that will be taxable in the hands of the unit holder,
And here the long-term capital loss, since the units are held for more than 12 months, the same will benefit of set-off will be available to the unit holder in this particular case. Then about securitization trust, it has also been given a pass-through status in this particular case. So they are asking what would be the total income of B for AY 19 for PY 1920, assuming apart from the share of B in above income, he has LTCG. So here, say from REIT, its share is how much? In REIT, he is having 10% investments. Other income will be taxable in hands of REIT. So first of all, rental income will be taxable in his hands. That is 1 lakh rupees. And interest on SPV, that will be taxable 80,000 rupees. Besides this, 10% of 8 lakhs. Securitization trust, 6 lakhs. His share is how much? 7.5%. So in 6 lakhs into 7.5%, that is 6 lakhs into what? 7.5%. It works out to be how much? That is what? 6 lakh into 7.5%. It is 45,000. Then about the, other income, AIF, alternate investment fund, 2 lakhs into his share is how much? 5%, that is 10,000 rupees, as well as LTCL, it is 1250 into 5% loss. His loss share is 1250 into 5%, 62,500. He is having LTCG of how much? LTCG of 270. LTCG of 270. So his income works out to be this much amount of income, that is 1 lakh plus 80,000 plus 45,000 plus 10,000 minus 62,500 plus 270. 4 lakh and 42,500. So this loss will be adjusted from long-term capital gains. So the answer is 442,500. Then in this case, next is what? Mr. Mahesh is found to be the owner of 2 gold chains, 50 grams each. Market value is 1,45,000 each. Now here market value is 1,45,000 each. So that works out to be 290 for the year ended, but could not offer satisfactory explanation for rupees 50,000. But he could offer satisfactory explanation for 50,000 spent on acquiring. So 50,000 is satisfactorily explained. So unexplained works out to be how much? 240. And you are aware of the fact under 115 BBE, 78% taxation is levied, 75% plus 25% surcharge of that 60%, 25% surcharge, that is 15%, it's 75% plus HEC at rate of 4%. So here effective rate is 78%, 240 into 78%. Answer comes out to be 1,87,200 in this case. The next question is Mr. Sarthak, a non-resident and aged, he is a non-resident and aged 65 years, is a retired person, earning rental income of 40,000 per month from property located in Mumbai. He is residing in Germany. So his property is located in Mumbai and earning 40,000 per month
as rental income. Apart from rental income, he does not have income from any other source. Is he liable to pay advance tax in India? Now his rental income is this 480. He will be getting a standard deduction of 30%, that is statutory allowance, 1,44,000, 3,36,000. When we calculate his tax liability on 2,50,000, it is nil. Then is what? 1 lakh, 2,50,000 is nil. 336 minus 250. So here 4,300 is his tax liability increased by HEC. So what they are saying is he liable to pay? Yes, he is liable to pay advance tax in India. So when we are required to pay advance tax, if your estimated tax liability is 10,000 rupees or more, then you are required to pay advance tax. So as such, he is not liable to pay advance tax. So he is liable to pay advance tax. This is not correct. He is not liable to pay advance tax in India. His estimated tax liability in India is less than rupees 10,000. This is correct. Then no, he is not liable to pay advance tax as he is no income under PGBP. So it is only in case of senior citizen. In case of a senior citizen means a resident individual who has attained the age of 60 years or more at any time during the previous year. So he will not be getting the benefit of this. He is not liable to pay advance tax since he is the age of 60 years or more. That is not correct. He must be a resident. So basically the answer is only the first one. So second one. So here only second is the option. The answer will be B in this case, only second. Next is what? XYZ is a foreign institutional investor, has total income comprising of STCG on sale of listed preference shares of 50 lakhs and interest income under 194 LD. Compute tax liability. As we have seen under section 115 AD, on this short-term capital gains of 50 lakh rupees, taxation will be levied at rate of 30%. If it would have been equity share, then it would have been a different scenario. 15 lakh will be that amount. And for the interest income under 194 LD, on 15 lakh rupees, tax will be levied at rate of 5%. That is 75,000 rupees. And tax will be increased by HEC at rate of 4%. So here tax will be increased by HEC at rate of 4%. That is 1575 into 4%, 15 lakhs 75,000. That is 63,000. It is 16 lakh and 38,000. So answer in this case will be B. The next question is, Mr. Zakir, a non-resident, wants to file an application before authority for advanced rulings pertaining tax implications arising in respect of service contract entered with an Indian company under the provisions of the IT Act. He is of the opinion that the following persons can be a revenue member of a bench of AR for the purpose of adjudicating his advance ruling. So a person of Indian Revenue Service who is qualified to be a member of CBDT, he will be regarded as a revenue member. An officer of Indian Customs Excise, Central Excise Service who is qualified to be a member of CBECs. So revenue member basically is for customs. They are for customs. And member from Indian Legal Service who is joint secretary to the Government of India. Identify who can be a revenue member. Now they are asking who can be what? A revenue member. So basically when he is going for the authority for advance ruling for tax, income tax matters, it is what? A person from Indian Revenue Service who is qualified to be what? The member of CBDT can be the revenue member. The answer will be 1 in this particular case. Then TPS is a partnership firm engaged in trading business of electrical appliances. Its turnover is 1 crore and 10 lakhs. And it has received the following amounts of its turnover in the following manner. 70 lakhs through account pay check, 10 lakhs through cash, 15 lakhs through cross check, and RTGS is there.
and 5 lakh is not received by the firm till due date of furnishing the return for the current previous year. What will be the total income of firm if he wishes to make maximum tax savings without getting the books of accounts audited? So he will be going for the provisions of 44 AD, and where we have 6% of the turnover which is received through account pay, check, account pay, bank draft, use of electronic clearing system or electronic mode. So it is 70 plus 10, 6% of 80 lakhs, that is 4 lakh and 80,000 rupees, and remaining turnover is how much? 30 lakhs into 8%. 30 lakhs into 8%. Total turnover is 1 crore 10 lakhs. So it is 240. So answer will be what? 240 plus 480, 7 lakh 20,000. The answer will in this case will be C. It is 7 lakh and 20,000. Now Mr. Ranveer, a non-resident, earned interest income of 620 from in previous year 1920 on bonds issued by Tilt and Indian company under scheme notified by central government, which was purchased by him in convertible foreign currency. Now here the provisions of section 115 AC, in case of euro bonds, the applicable tax rate is what on that interest income? 10% will be the applicable tax rate on that interest income. 10% will be the applicable tax rate under 115 AC. So here answer will be 10% increased by HEC at rate of what? 4%. Next is any term used in DTAA with a foreign country and not defined in the agreement or in the act, but have the same meaning assigned to the notification issued by the central government in the official gazette. The same shall be have the meaning assigned in such notification, and the same will be effective from which date? When the DTA basically comes into force. So answer will be here, the DTA, when the DTA, the date on which the said DTA comes into force, from that particular date, it will be what? Effective. So these were the multiple choice questions which have been asked in this October 2020 mock test series of the Institute of Chartered Accountants of India. ये हम लोगों ने we have discussed the same, और इस तरह के questions आप और practice कीजिएगा. These type of questions have also been given in our 2000 multiple choice questions which are there in our portal. Now they have sufficient time. एक बार उनको आप अच्छी से क्या है go through कर सकते हैं. So this was our discussion relating to the multiple choice questions. ठीक है, controversies हर जगह रहती है, but you know you must be clear in your law. तब आपको क्या है क्लैरिटी आएगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. एमसीक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज. और जब एमसीक्यू में ज़्यादा नंबर आएंगे तो बट नेचुरल है, इट हेल्प्स इन passing the exam. So this was about discussion. So next we'll be discussing the indirect taxes when the paper comes.